नमस्कार, मेरा नाम आशीष पांडे है। आज से करीब 85 साल पहले एक बहुत बड़े देशभक्त ने हमसे एक बात कही थी कि आप एक सुरक्षित जीवन चाहते हैं या एक स्वतंत्र जीवन, और अगर स्वतंत्र जीवन चाहते हैं तो सिर्फ आवाज़ नहीं उठेगी, कदम भी उठेंगे। इसलिए उसने कहा, कदम कदम बढ़ाए जा। आज कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर आपने सिर्फ स्कूलों में सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस का लिखा, सुभाष चंद्र बोस पर लिखा गया नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार, लेकिन अभिवादन तो सर आपको खुद देना पड़ेगा। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। तो रेहान फजल जी, ऑल इंडिया रेडियो BBC के जाने माने पत्रकार, एक तरीके से हम कहें कि ये पॉडकास्ट के जनक हैं। अरे साहब, आपकी ज़रा नवाजी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सुभाष चंद्र बोस में ऐसा क्या करिश्मा था या क्या करिश्मा है कि वो विचारधाराओं से ऊपर उठ गए? बिल्कुल। हर चाहे वामपंथ हो चाहे दक्षिणपंथ हो, हर दल उनको अपने कब्जे में करना चाहता है। असली सुभाष चंद्र बोस हैं कौन? देखिए, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी हस्ती थे। मुझे याद है कि 1946 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके ऊपर एक लेख लिखा था और उसमें बताया गया था कि वो भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व, देखने में बहुत अच्छे वक्ता और पैन इंडिया अपील, बंगाल के होते हुए भी पूरे भारत में स्वीकार्यता उनका एक ही शायद हैंडीकैप था कि महात्मा गांधी की लिस्ट में वो शायद नहीं थे। लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बार महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर ने उनसे पूछा कि सुभाष बोस के बारे में आपकी क्या राय है, तो गांधी का जवाब था कि वो देशभक्तों के देशभक्त हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़े मिसगाइडेड हैं, ये उन्होंने कहा था। और कुल मिलाकर गजब का व्यक्तित्व, और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिस तरह से उनके अंतिम क्षण बीते, उसने उनके स्टेचर को पूरे भारत में ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। लेकिन वो किसकी तरफ ज़्यादा दिखते हैं आपको? क्योंकि हर वामपंथी कहते हैं हमारे हैं, दक्षिणपंथी कहते हैं हमारे हैं, कांग्रेस भी कहती है हमारे हैं। इतनी लड़ाई सुभाष चंद्र बोस, असली सुभाष चंद्र बोस किसकी तरफ है, क्या विचारधारा? थोड़ा लेफ्ट टू द सेंटर तो उनका विचारधारा की अगर बात करें तो लेफ्ट टू द सेंटर, क्योंकि बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। वो एक तरह से लेफ्टिस्ट पार्टी बाद में आज़ादी के बाद रही। लेकिन नेशनलिज्म गजब का, राष्ट्रवाद, इसकी वजह से दक्षिणपंथी भी मतलब उनको अपने से जुड़ा हुआ पाते हैं। तो आपने सही कहा कि वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, सब कोई सुभाष बोस को अपनाना सबके लिए ज़रूरी हैं। उस वक्त भी थे, आज भी हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सर आज चाहूँगा कि, इसीलिए मैंने कहा कि जिन्होंने स्कूलों में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, आज उनके लिए पूरी एक कहानी हो जाए। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूँ तो ये सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कैसे हुई पॉलिटिक्स में? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा कि जब वो इंग्लैंड से भारत आए 1921, और आते ही उन्होंने बॉम्बे में उतरे, वो मुंबई जिसे आजकल कहते हैं, जहाज़ से उतरे। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके साथ उसी जहाज़ में थे, और आते ही उन्होंने महात्मा गांधी से अपॉइंटमेंट लिया, गांधी से मिलने गए, और कई सवाल थे उनके मन में गांधी के लिए, और उन्होंने सवालों की फेहरिस्त उनके सामने रख दी कि सबसे पहले कि आप किस तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। दूसरा सवाल ये था कि स्वराज्य पाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। तो गांधी ने जो जवाब दिए उससे बहुत प्रभावित नहीं हुए सुभाष बोस। अच्छा। और गांधी का जो असर दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर था वो बिल्कुल सुभाष बोस पर नहीं पड़ा। जैसे नेहरू बिल्कुल फैन बॉय थे, नहीं, इनके कई सवाल थे और ये प्रभावित नहीं हुए। लेकिन गांधी के कहने पर इन्होंने कलकत्ता जाने का फैसला किया, जो कि उनका होम टाउन भी था। और गांधी ने कहा कि वहाँ जाकर आप चित्तरंजन दास से मिलिए, जो कि उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो ये चित्तरंजन दास से मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए। न सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि उनको इन्होंने अपना नेता मान लिया, चित्तरंजन दास को। और 1921 में पहली बार
इनको गिरफ्तार किया गया और 1923 में चित्तरंजन दास ने कलकत्ता के मेयर पद का चुनाव जीता और उन्होंने इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया और 1924 में इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें पहले मांडले भेजा गया और फिर रंगून भेजा गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआती कदम राजनीति में इनके ये जब ये एंट्री हुई तकरीबन 24 साल के थे, उस समय के लगभग जेनजी माना जाए उनको, इसलिए नया विचार, नई सोच। क्या ये भी एक रीज़न था कि उनके थोड़े से मतभेद रहे हमेशा से, क्योंकि गांधी से वो 28 साल छोटे, पटेल से बहुत छोटे, नेहरू से 8 साल छोटे, तो क्या ये एज डिफरेंस की वजह से भी थोड़ा डिफरेंस था या एक नहीं, एक स्वतंत्र उनकी विचारधारा थी। भारत की आज़ादी के बारे में उनके विचार अलग थे। गांधी से उनके विरोध का मुख्य कारण था तरीका। गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे। भारत की आज़ादी के बारे में इनका कहना ये था कि सारे विकल्प खुले होने चाहिए, सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं जीती जाए। शुरुआत से यही बात कह रहे थे बोस। जब पहला गांधी से इंटरेक्शन हुआ तो यही सवाल उन्होंने उठाया कि सिर्फ अहिंसा से आप भारत को आज़ादी दिलाएंगे, इस पे उनका रिजर्वेशन था। और बाद में तो कई डिफरेंसेस हुए। अब जैसे देखिए विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध में गांधी एक्सेस पावर के खिलाफ थे। हाँ, लेकिन ये कहानी हम धीमे धीमे बढ़ें तब तो थोड़ा दर्शकों को भी मज़ा आएगा। अब ये गांधी से तो मुलाकात आपने बताई कि कैसे कितने प्रभावित थे, कैसे हुई गांधी से मुलाकात उनकी। नेहरू के साथ ये लगभग समकालीन है, ये लगभग एक ही समय पे दोनों लोगों की एंट्री हुई। ये नेहरू से दोस्ती कैसी रही उनकी शुरुआती दौर में? देखिए, नेहरू विचारधारा के मसले पर दोनों एक साथ थे। दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत मिलते थे। दोनों मॉडर्निस्ट थे, आधुनिक विचारधारा थी उनकी। जबकि मैं कहूँगा कि शुरुआत में जब नेहरू की पत्नी कमला नेहरू बीमार हुई यूरोप में और नेहरू भारत में थे, जेल में थे, तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें देखने गए कर रहे थे। और जब कमला नेहरू का देहांत हुआ लुज़ान स्विट्जरलैंड में, तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा जो तीसरे व्यक्ति वहाँ थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सो बहुत दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, विचारधारा के स्तर पर भी और निजी तौर पर भी। लेकिन 1939 के बाद से दोनों के बीच एक तरह से दूरी शुरू हुई और उसका कारण महात्मा गांधी थे। जो नेहरू का एलिजियंस था गांधी के प्रति, वो बिल्कुल जैसे कहा कि उसमें कोई सवाल नहीं था कि और गांधी ने नेहरू को एक तरह से कह भी रखा था कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं और आप उससे व्यक्त भी कर सकते हैं मेरे सामने, लेकिन इससे मेरा स्नेह आपके प्रति कम नहीं होगा अगर आप अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्यक्त करते हैं। लेकिन सुभाष बोस को उन्होंने ये रियायत नहीं दी थी। उनकी नज़र में भावी भारत के नेता के रूप में वो सुभाष बोस को नहीं देखते थे। और 1939 में जब उनके इच्छा के विपरीत सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि इसे मैं अपनी एक निजी हार के तौर पर मानता हूँ। पट्टाभी सीतारमैया वो चुनाव लड़ा रहे थे और वही। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा उससे भी 10 साल पहले चलता हूँ। 1928 कलकत्ता में अधिवेशन था कांग्रेस का और वहाँ दो नए उभरते हुए नेता कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उसमें एक पेच फंसा नेहरू रिपोर्ट को लेकर जो मोतीलाल नेहरू बना रहे थे। उसमें अपने पिता से बगावत करते हुए एक तरीके से नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस का बचाव किया, उनका समर्थन किया। तो ये 1928 का जो दौर जहाँ से कांग्रेस, उसके बाद फिर नेहरू अध्यक्ष भी बनते हैं, तो वो जो दौर है उस दौर की कोई कहानी कि ये जो वहाँ से इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यही दोनों अब एक तरीके से देखिए एफिनिटी थी ये दो, एक तो नज़दीकी वैचारिक नज़दीकी थी और दोनों युवा थे। 8 साल का फर्क कोई बहुत भारतीय राजनीति में बड़ा फर्क नहीं है और दोनों एक ही तरह के विचारों को व्यक्त कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि गांधी को लेकर
नेहरू बिल्कुल विरोध करते थे, हालांकि वैचारिक रूप से गांधी जहां गांवों की बात करते थे, जहां पंचायत की बात करते थे, नेहरू के विचार उनसे इतने मेल नहीं खाते थे। लेकिन इसके बावजूद गांधी के प्रति जो उनकी लॉयल्टी थी वो बरकरार थी। सुभाष बोस क्वेश्चन करते थे, वो प्रेटेंस भी नहीं करते थे, वो दिखावा भी नहीं करते थे कि गांधी उनके लिए सब कुछ है। और दूसरी बात ये कि लेकिन इसके बावजूद देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद, सवाल करने के बावजूद, सुभाष बोस का ये मानना था कि भारत की एकता के लिए गांधी का रहना ज़रूरी है। गांधी को वो सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, गांधी के अस्तित्व को मान भी रहे हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन भी कर रहे हैं।